Good morning to all of you. Today we are starting our chapter number 10, that is the haloalkane and haloarenes. And topic for today is the physical properties. इससे पहले जो आपने किया था वो थी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एल्काइल हैलाइड. अब जो हम करने वाले हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. जो फिजिकल प्रॉपर्टीज उनको ध्यान से समझेंगे सभी. फर्स्ट वन, एल्काइल हैलाइड्स आर द कलरलेस व्हेन प्योर. तो ये हम एक टेस्ट में यूज कर सकते हैं. अगर एल्काइल हैलाइड प्योर होगा तो वो कलरलेस है. अगर उसमें इंप्योरिटीज मिक्स होंगी तो उसमें कुछ ना कुछ कलर होगा. हाउएवर द ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू द लाइट. लेकिन जो ब्रोमाइड और आयोडाइड है जब वो लाइट में एक्सपोज किए जाते हैं तो वो कलर प्रोड्यूस करते हैं. एंड मैनी वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल. और कुछ कंपाउंड्स है जिनकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, स्वीट होती है. तो दीज आर द सम जनरल प्रॉपर्टीज. अगर हम इनकी बात करें तो नॉर्मली अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर आते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को आपने ध्यान से समझना है. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास. जो आपने क्लास 11th में भी किया है जब हमने हाइड्रोकार्बन का किया था, अगर आपको याद हो, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, तो उसमें अगर मॉलिक्यूलर मास देखे तो वो सेम होता है. लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो उस केस में आप नोट करते हैं मीथेन से इथेन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो ज़्यादा है. तो जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा. तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास. और यही चीज आपकी अल्काइल हैलाइड पर भी अप्लाई होती है. तो अल्काइल हैलाइड हो या अल्कोहल फिनोल ईथर हो, एल्डिहाइड कीटोन हो, सभी में ये चीजें अप्लाई होंगी. तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास. बट इफ द मास रिमेन्स सेम, जैसे आप आइसोमर्स की बात करते हैं तो आइसोमर्स कौन से होते हैं, विच हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. तो यहां पर अगर हम देखें तो जो मास है वो तो सेम रहेगा क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है. तो उस केस में जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है उसको कैसे चेक करेंगे, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग. अगर मास सेम है तो हमें ब्रांचिंग को देखना है. अगर ब्रांचिंग ज्यादा होंगी तो उस केस में क्या होगा, उसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होगा. जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन इज 1 ब्रोमोब्यूटेन, दिस इज 2 ब्रोमोब्यूटेन एंड दिस वन इज, अगर हम यहां पर देखें तो 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल और प्रोपेन. तो इस केस में अगर हम यहां पर देखें इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, दैट विल द सेम. लेकिन इनके बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसका है, फर्स्ट वन 375, सेकंड वन 364 एंड थर्ड वन इज 346. ये केल्विन में है. और इसके पीछे रीजन क्या है, फर्स्ट वन अगर हम यहां देखें तो इसका 375 क्यों है, क्योंकि दिस वन इज इन स्ट्रेट चेन. और यहां पर देखें तो एक ब्रांच आ जाती है, यहां देखें तो 2 ब्रांच आती है. दैट मीन्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग. तो जैसे जैसे ब्रांच बढ़ रही है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा. नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं डेंसिटी की, तो डेंसिटी पर आपको ध्यान क्या देना है. डेंसिटी जो है जैसे कि ब्रोमीन, आयोडीन और पॉलीक्लोरो जो डेरिवेटिव्स हैं ऑफ हाइड्रोकार्बन आर हैवियर देन वाटर. वाटर से इनकी डेंसिटी हमेशा ज्यादा होती है. और डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम. जैसे जैसे मास बढ़ेगा तो क्या होगा, डेंसिटी भी बढ़ेगी. इसके अलावा अगर हम 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं कि उसमें कार्बन तो सेम है लेकिन अगर उसमें हैलोजन एटम ज्यादा हैं तो उस केस में क्या होगा, उसका डेंसिटी भी इंक्रीज होगी. लेकिन अगर हम मान के चलते हैं कि जो हैलोजन है वो डिफरेंट है, एक में मान के चलो फ्लोरीन है, दूसरे में क्लोरीन है, तो क्लोरीन का मास ज्यादा है, तो दैट मींस इट विल डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास ऑफ द हैलोजन एटम, कि जो हैलोजन लगा उसका एटॉमिक मास कितना है. तो दीज ऑल फैक्टर अफेक्ट द डेंसिटी. अगर कार्बन बढ़ेंगे तो भी डेंसिटी बढ़ेगी, अगर नंबर ऑफ हैलोजन्स का नंबर बढ़ जाता है तो भी डेंसिटी बढ़ेगी, अगर हैलोजन का मास बढ़ जाता है तो भी डेंसिटी इंक्रीज होगी. ऐसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम सिंपल लेते हैं CH3Cl और C2H5Cl, C3H7Cl, अगर इसमें हम कंपैरिजन करें तो आप नोट करेंगे इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा. तो इसका मतलब जैसे जैसे मास बढ़ रहा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा. लेकिन अगर यही कंपैरिजन हम यहां पर करते हैं CH3Cl और CH3Br, तो यहां पर अगर पूछा जाए तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, जिसका मास ज्यादा होगा. तो क्लोरीन से ब्रोमीन का मास क्या है, ज्यादा है. तो इस केस में हमें सीधा डायरेक्ट मास को देखना है, लेकिन जब मास सेम होगा तो आपको ब्रांचिंग को देखना है. तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको आप ट्राई करेंगे. नेक्स्ट वन अगर हम यहां पर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की,
तो जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है और किस पे डिपेंड करती है? सबसे पहला तो जो सॉल्युबिलिटी है वो आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज लाइक डिजोल्व लाइक। इसका मतलब जो पोलर कंपाउंड होते हैं उसमें पोलर में डिसॉल्व होते हैं, जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। तो हेलो एल्केन्स आर ओनली वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि इसकी जो पोलैरिटी है बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। हाउएवर दीज आर द मोर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जबकि इनकी जो सॉल्युबिलिटी है ज्यादा किसमें होती है? नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि अगर हम इसकी बात करें, जो हेलो एल्केन्स हैं उनके बीच की जो फोर्सेस हैं उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, और जब वो मॉलिक्यूल वाटर के साथ कंबाइन होते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं, और उसको रिलीज करने से पहले वाटर को भी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक करना पड़ेगा। तो जो ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वाटर के केस में वो ज्यादा है, और जो न्यू फोर्सेस डेवलप होती हैं वो एनर्जी कम होती है, इसीलिए इनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। लेकिन जब बात आएगी बेंजीन की, क्लोरोफॉर्म की, तो उस केस में जो उनके बीच की फोर्सेस हैं उनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम लगेगी, और जो न्यू फोर्सेस डेवलप होंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेंगे। दैट्स व्हाई दीज आर मोर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है उनमें इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और जो वाटर है उसमें इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो इसको नोट डाउन करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज द केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो जो हेलो एल्केन्स हैं वो कितने टाइप की रिएक्शन दिखाते हैं? मेनली 3 टाइप्स की रिएक्शन दिखाते हैं। फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड सेकंड वन इज द एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड थर्ड वन इज द रिएक्शन विद मेटल्स। जो मेटल्स हैं उनके साथ कैसे रिएक्ट करेंगे? तो अभी हम फर्स्ट करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि आपको याद होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन वन in which one of the nucleophile is substituted by the another nucleophile। अगर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहली हमारी फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने फर्स्ट ये लिया एल्काइल हैलाइड। अब इस एल्काइल हैलाइड में अगर हम यहां देखें तो इसका नेचर क्या होता है? थोड़ा सा पोलर होता है। Why? Because halogens are the more electronegative than that of the carbon. That's why halogen will acquire partially negative charge and carbon will acquire partially positive charge. तो इस पे प्लस डेल्टा आएगा, इस पे माइनस डेल्टा आएगा, and this is the nucleophile। और जो न्यूक्लियोफाइल है उस पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो वन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर एक्स नेगेटिव भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो इस न्यूक्लियोफाइल की जगह पर अगर हम बात करें ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। कौन से वाली? अगर हम देखें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें अगर हम देखें तो इसकी 2 टाइप होती हैं। फर्स्ट वन अगर हम देखें तो SN1 और सेकंड देखें तो SN2। अब ये SN1 है क्या? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर। यूनि मींस वन मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है और वन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। जबकि इसको देखें तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर और बाई मॉलिक्यूलर, जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है। अगर हम इसमें देखें तो इसके जो मेन स्टेप्स हैं उनको आपने अच्छे से समझना है। सबसे पहला अगर हम देखें SN1 जो है वो 2 स्टेप रिएक्शन है। इसमें 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन और सेकंड स्टेप होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जबकि SN2 जो है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है। एक ही टाइम पर दोनों चीजें होती हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक भी करता है और इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। तो इसमें इंटरमीडिएट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, बट हियर दे आर द 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एंड सेकंड स्टेप इज द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर जो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल वो कहां पर करेगा? अगर हम यहां पर देखें तो सबसे पहला स्टेप क्या था इसमें? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो ये कार्बन जो है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा कार्बोकेटायन बन गया, क्योंकि यहां से ये जो X है ये लेफ्ट करके चला गया, क्योंकि पहले स्टेप पे हमने बोला फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन विल टेक प्लेस। अब जो न्यूक्लियोफाइल है उसके पास दोनों ऑप्शन है, वो इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है। इसका मतलब द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टेक प्लेस फ्रॉम बोथ साइड। लेकिन अगर हम SN2 की बात करें तो उसमें एक ही टाइम पर दोनों चीजें होने वाली हैं। ये न्यूक्लियोफाइल नहीं जाएगा और इसमें होगा क्या? इसमें जो ये न्यूक्लियोफाइल है
इसके साथ अगर हम यहां देखें तो X जुड़ा हुआ है, तो यहां पर जो ये न्यूक्लियोफाइल है वो सिर्फ एक ही साइड से अटैक कर सकता है, फ्रॉम द बैक साइड ओनली, क्योंकि ये जो X नेगेटिव है ये इस न्यूक्लियोफाइल को इधर से अटैक नहीं करने देगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल सिर्फ बैक साइड से अटैक कर सकता है, और अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल विल टेक प्लेस ओनली फ्रॉम द बैक साइड। अगर ये फ्रंट से अटैक करे और बैक से अटैक करे तो उस केस में आप क्या नोट करेंगे, इसमें हम एक टर्म यूज करते हैं, इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन और एक रिटेंशन। रिटेंशन इन द सेंस, इन्वर्जन क्या होती है, कई बार आपने देखा होगा जैसे अम्ब्रेला होता है, ये अम्ब्रेला है, तो अगर हम बात करें कई बार हवा तेज चलती है तो ये अम्ब्रेला कैसे हो जाता है, कई बार इन्वर्टेड हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है, अगर मान के चलते हैं सबसे पहले इसके अंदर जो ये हमारा कार्बोकेटायन है, अगर ये फॉर्म हो जाए, फॉर एग्जांपल आपके पास ये चीज अवेलेबल है तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल, अगर मान के चलिए कार्बोकेटायन है तो न्यूक्लियोफाइल आप ऐसे भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो न्यूक्लियोफाइल को ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर ये लगा दे तो आपको क्या नजर आएगा, दिस इज द इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। तो जो अम्ब्रेला जैसे इन्वर्टेड हो जाता है हवा चलने से तेज, तो इसमें दोनों चांसेस हैं, क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन बनता है और हम यहां पर भी लगा सकते हैं और ऊपर भी। तो ऐसे यहां पर देखोगे तो ये X हट जाएगा, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल इधर भी लग सकता है, न्यूक्लियोफाइल इधर भी लग सकता है। तो इसका मतलब अगर सेम डायरेक्शन में लग जाएगा तो जहां पर पहले हटा था वहीं अगर लग जाता है, जैसे यहां से न्यूक्लियोफाइल हटाया और इधर ही हमने न्यूक्लियोफाइल को लगाया, तो इसको बोलेंगे रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर उससे अपोजिट पे लगेगा तो दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब SN1 में दोनों चांसेस हैं, इन्वर्जन भी हो सकती है और रिटेंशन भी हो सकती है। लेकिन जब इसमें अटैक ही बैक साइड से होगा, तो जैसे ये न्यूक्लियोफाइल अगर ये चला जाएगा तो इधर तो आ नहीं सकता, इसमें ऑप्शन एक ही है, इधर ही लगेगा। तो इसका मतलब यहां पर आप नोट करेंगे, देयर इज ओनली द इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन विल टेक प्लेस इन केस ऑफ SN2। नाउ द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें, इन SN1 द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी इज 3 2 1। क्यों? क्योंकि इसमें जो कार्बोकेटायन बनता है उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, 3 to 1 होती है। टर्शियरी कार्बोकेटायन इज द मोर स्टेबल देन दैट ऑफ सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ प्राइमरी। तो उस स्टेबिलिटी के बेसिस पर हम इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताएंगे। लेकिन यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां हम हिंड्रेंस को लेके चलेंगे, तो प्राइमरी में हिंड्रेंस मिनिमम होती है और अटैक करना ईजी होता है। दैट्स वाई in case of SN2 the order of reactivity is 1 2 3। that means प्राइमरी जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। और इस पर बेस जो क्वेश्चन आते हैं SN1 और SN2 के, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहां से मैक्सिमम चांस रहता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो पॉइंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझना है आपने, कि कौन कौन सी है, क्या है उसका कंसेप्ट है। तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और इसमें पूछेगा कैसे, आपको एक पेयर दे देगा, विच वन रिएक्ट फास्टर एंड वाई। तो उसमें आपको ध्यान से आपको क्या नोट करना है कि आप SN1 के अकॉर्डिंग चेक करेंगे और SN2 के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो जो आपको दिया होगा, अगर SN1 है तो SN1 के अकॉर्डिंग चेक करना है, और अगर SN2 है तो SN2 के अकॉर्डिंग चेक करना है। तो इससे रिलेटेड जो भी NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, उनके आप प्रैक्टिस करेंगे।